दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत महिला डॉक्टर की कहानी बताने वाला हूं जो लोगों को संबंध बनाने का तरीका सिखाती है। वो इतनी दयालु है कि उसकी दया की मिसालें हर जगह दी जाती हैं। उसने अपने मोहल्ले में साफ बोल दिया था कि अगर कोई कुछ भी मांगेगा तो वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। ये बात पूरे मोहल्ले में मशहूर थी कि जो भी इस डॉक्टर से कुछ मांगता उसे मदद जरूर मिलती। किसी को कपड़े देती, किसी को दवाइयां, किसी को पैसे देने और किसी की मदद करना, ये सब लोगों की आदत थी। लेकिन एक दिन एक भिखारी ने इस दयालुता का गलत फायदा उठाया। शुरू शुरू में वो रोज आता और चुपचाप कुछ पैसे ले जाता। फिर धीरे धीरे उसका इरादा बदल गया। उसे पूरा भरोसा था कि ये महिला डॉक्टर किसी को मना नहीं करती। फिर एक दिन उसने उससे यौन संबंध बनाने की मांग कर दी। डॉक्टर भी चौंक गई। दिल कमजोर था, इसलिए वो मना नहीं कर सकी और उस भिखारी ने वो सब कर लिया जिसका वो सालों से सपना देख रहा था। दोस्तों, आज का ये चौंकाने वाला कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगा। दोस्तों, ये घटना राजस्थान की एक छोटे से शहर की है, जहां हिंदू समुदाय कई पीढ़ियों से अपनी परंपराओं, पूजा पाठ और सम्मान के साथ शांति से रहता आ रहा है। इसी शहर में एक महिला डॉक्टर हुआ करती थी, डॉक्टर निशा वर्मा। वो हृदय रोग विशेषज्ञ थीं और पूरे शहर में उन्हें सिर्फ एक कुशल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि बहुत दयालु और सम्मानित महिला के रूप में भी जाना जाता था। डॉक्टर निशा वर्मा के पति मोहित वर्मा को एक रहस्यमय हादसा के कारण गुजर चुके थे। पति की मौत के बाद उसने अपने जज्बातों को दबाकर खुद को पूरी तरह सेवा और साधना में लगा दिया था। हर सुबह 7 बजे वह शहर के बीचों बीच बने पुराने मंदिर के मुख्य द्वार पर उसकी निगाहें टिकी होती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। हर दिन जब निशा वर्मा मंदिर आती, पूजा करती और निकलती, तो जाते जाते उस भिखारी को कुछ पैसे दे देती। यह उनकी रोज की आदत थी। भिखारी ना कुछ कहता, ना आंख मिलाता, बस हाथ जोड़कर सिर झुका देता। निशा वर्मा, जो हर किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस हल्की सी मुस्कान देकर अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती। जाहिर तौर पर डॉक्टर निशा वर्मा की जिंदगी एक कामयाब, संपूर्ण और इज्जतदार जीवन लगती थी। अपना अस्पताल, समाज में लोगों का सम्मान, एक सुंदर घर, लेकिन दिल के अंदर जो खालीपन, तन्हाई और गम छुपा था, वह केवल वही जानती थी। हर सुबह भगवान के सामने सिर झुकाकर वह अपने दुख बांट देती। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई थी। वह हमेशा की तरह मंदिर पहुंची। पूजा के बाद जब वह भिखारी को पैसे देने लगी, तो भिखारी ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, लेकिन शब्द सीधे दिल में उतरते थे। मैडम जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? डॉक्टर निशा वर्मा के कदम ठिठक गए। उन्होंने भिखारी को गौर से देखा। उसके चेहरे पर कोई मजाक, पागलपन या दीवानगी नहीं थी। यह सवाल जैसे दिल की गहराई से निकला था। उन्होंने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम बिना कुछ भी बोलते हो। ये लो पैसे और जाकर कहीं छांव में बैठो, बारिश से बचो। लेकिन भिखारी ने इस बार पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ उनकी आंखों में देखा और फिर सिर झुका लिया। डॉक्टर निशा वर्मा अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन दिन भर उनका ध्यान उसी एक बात में उलझा रहा। क्या वो भिखारी वाकई कोई मामूली इंसान है? उसकी आंखों में कुछ तो है जो मोहित की आंखों की याद दिलाता है। रात को जब वो घर लौटी तो खुद से कहा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। आखिर वह तो बस एक भिखारी है। मगर अगले दिन जब उन्होंने फिर उसे पैसे देने की कोशिश की, तो उसने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया और कहा, मैडम जी, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? बस एक मौका दीजिए। निशा वर्मा को गुस्सा आया। देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। अपनी हद में रहो। लेकिन इस बार भिखारी ने नजरें नहीं झुकाई। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है आप सोचती हैं कि मैं पागल हूं, लेकिन एक बार मेरी वो बात सुनिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो शायद कोई और नहीं कर पाए। उसके लहजे में एक अजीब सा विश्वास था, एक ऐसा यकीन जो किसी आम भिखारी में नहीं होता। निशा वर्मा चौंकी। पहली बार उन्होंने उसे गौर से देखा और थोड़े नरम स्वर में पूछा,
अच्छा बताओ तुम क्या कर सकते हो? भिखारी ने जवाब दिया। इस शहर में एक बड़ा नशा बेचने वाला गिरोह काम कर रहा है। मैं आपको उनका पता दे सकता हूं। निशा वर्मा हैरान रह गई। एक भिखारी और ऐसे गिरोह की जानकारी उसे लगा जैसे कोई मजाक कर रहा हो। मगर फिर डॉक्टर होने के नाते उसकी आदत थी कि हर बात को फौरन खारिज ना करे। उसने सोचा, अगर यह सच भी है तो वह पुलिस को सूचित कर सकती है। भिखारी ने बताया, कल रात मैंने मंदिर के पास वाले एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों को देखा जो नशे की बड़ी डील की बात कर रहे थे। उनके चेहरे और जगह दोनों याद हैं। निशा वर्मा ने इस बात को पूरी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने अपने एक पुराने मरीज इंस्पेक्टर अमित से बात की। अगले दिन इंस्पेक्टर ने चौंकाने वाली खबर दी। डॉक्टर साहिबा, जिस गोदाम की आपने बात की थी वहां छापा मारा गया और वाकई एक बड़ा नशा बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया। भारी मात्रा में नशीली चीजें बरामद हुई हैं। निशा वर्मा दंग रह गई। एक भिखारी को यह सारी जानकारी कैसे मालूम हो सकती है? उसने फैसला किया कि वह अगले दिन मंदिर जाकर खुद भिखारी से यह सब पूछेगी। सुबह वह मंदिर पहुंची और भिखारी पहले की तरह चबूतरे पर बैठा हुआ था। निशा वर्मा उसके करीब जाकर बैठ गई और धीरे से पूछा, तुमने इतनी पक्की जानकारी कैसे दी? तुम कौन हो? सच सच बताओ। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, मैडम जी, मैं वही हूं जो नजर आता हूं, लेकिन मैं इस शहर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, शायद आपसे भी बेहतर। उसकी बातों में ऐसा रहस्य छुपा था जो निशा वर्मा को उलझाता जा रहा था। इसके बाद कई दिनों तक भिखारी ने निशा वर्मा को शहर के विभिन्न इलाकों में हो रहे अपराधों की खबरें दी, और हर बार वे खबरें बिल्कुल सही निकलती थी। निशा वर्मा अब उसे आम भिखारी नहीं समझती थी। वह समझ चुकी थी कि उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है, मगर वह जानती थी कि अगर वह इस पर दबाव डालेगी तो शायद वह सच कभी न बताए। इसलिए उसने समय के साथ उसे जानने का फैसला किया। अब एक खामोश रिश्ता बन चुका था, ना दान का, ना हमदर्दी का, बल्कि एक अजीब सा जुड़ाव। निशा वर्मा अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उसके साथ बैठकर बातें किया करती थी। भिखारी कभी कभी ऐसी बातें करता जो निशा वर्मा को मोहित की याद दिला देती थी। एक दिन उसने कहा, मैडम जी, आपको याद है आपने कहा था कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। निशा वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बात तो उन्होंने सिर्फ मोहित से कही थी, किसी और को कभी नहीं बताई। उन्होंने खुद को संभाला, मुस्कुराकर बात टाल दी, मगर दिल में सवाल की गूंज सुनाई देती रही। एक रात वह अस्पताल से लौट रही थी। बारिश जोरों की थी और रास्ते सुनसान। अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। वो घबरा गई। सड़क पर कोई नहीं था, मगर तभी वह भिखारी अचानक वहां पर दिखाई दिया, ऐसे जैसे पहले से जानता हो कि उसे यहां आना है। उसने गाड़ी चेक की, चंद मिनटों में स्टार्ट कर दी और कहा, मैडम जी, इतनी रात को अकेली बाहर ना निकला करें। यह शहर उतना सीधा नहीं है जितना आप समझती हैं। उसकी आवाज में चिंता और दर्द छुपा था। निशा वर्मा ने उसे उस रात अपने घर आने की दावत दी। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन उनके आग्रह पर वह मान गया। घर जाकर जब वह खाने की मेज पर बैठे, भिखारी ने एक निवाला लिया और आहिस्ता से कहा, यह खाना, यह स्वाद मुझे बहुत पुरानी यादें दिला रहा है। निशा वर्मा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वह खामोश रही। उसने कुछ नहीं पूछा। मगर अगली सुबह वह एक निर्णय ले चुकी थी। उसने अपने पुराने दोस्त और फॉरेंसिक एक्सपर्ट किशन सिंह को फोन किया और वह तस्वीर एक भेजी जो उसने चुपके से भिखारी की ली थी। किशन ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, निशा, इस आदमी का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मैं अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम इस शख्स के कुछ कपड़े या इस्तेमाल की हुई चीजें दे सको तो मैं डीएनए टेस्ट कर सकता हूं। यह सुनकर निशा वर्मा उलझन में पड़ गई। वह भिखारी को सीधे शक में नहीं डालना चाहती थी। अगर वह महसूस कर ले कि उस पर नजर रखी जा रही है तो शायद हमेशा के लिए गायब हो जाए। उसने एक योजना बनाई। एक दिन उसने भिखारी को अपने घर बुलाया और बड़ी नरमी से कहा, सुशील, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के पीछे एक कमरा है, वहां रह सकते हो। भिखारी, जिसने अपना नाम सुशील बताया था, पहले तो हिचका, मगर निशा के अपनत्व ने उसे मजबूर कर दिया और वह मान गया। अब सुशील डॉक्टर निशा वर्मा के घर के पीछे के एक छोटे से कमरे में रहने लगा।
दिन भर वह मंदिर के पास बैठता अपने भिखारी वाले अंदाज में और शाम को चुपचाप वापस आ जाता। एक दिन निशा ने उससे पूछा, सुशील, जब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं तो तुम अब भी रोज मंदिर क्यों जाते हो? सुशील ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैडम जी, मंदिर ही मेरी दुनिया है। वहीं सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। इस जवाब में कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ था, कोई ऐसा राज जिसे समझने के लिए सिर्फ दिल की आंखें काफी थीं। कुछ दिन बाद अस्पताल से निशा वर्मा को एक इमरजेंसी कॉल मिली। मशहूर फार्मा कंपनी के एक गोदाम में आग लग गई थी। निशा का दिल धक से रह गया, क्योंकि यही वह जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले सुशील की दी हुई जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर अमित को फोन किया, जो मौके पर मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने बताया, डॉक्टर साहिबा, आग में सब कुछ जल गया, मगर कुछ कागजात सुरक्षित रहे हैं। इनमें एक तस्वीर है एक आदमी की, जो हूबहू मोहित जैसा लग रहा है। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने वह तस्वीर अपने पास रख ली और रात भर उसे देखती रही। तस्वीर के पीछे एक वाक्य लिखा था, मोहित 2022 फार्मा डील। यह शब्द उसके अस्तित्व को झंझोड़ देने के लिए काफी थे। क्या यह सच में मोहित है? क्या वह जिंदा है? लेकिन कैसे? उसकी तो लाश की पहचान हो चुकी थी। पूरी रात वह सो नहीं सकी। शक, उम्मीद, डर, हर एहसास उसकी रूह में शोर मचा रहा था। अगली सुबह वह मंदिर गई ताकि सुशील से बात कर सके, लेकिन वह वहां नहीं था। निशा ने उसे कई जगह ढूंढा, मगर सुशील जैसे हवा में घुल गया हो। क्या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया या वह खुद कहीं छुप गया? सुशील को ना पाकर वह और ज्यादा घबरा गई। मगर जब वह शाम को घर लौटी तो सुशील उसके घर के बाहर बैठा मिला। पहचान में नहीं आ रहा था। चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले और शरीर पर धूल की परत जमी हुई थी। गुस्से में निशा बोली, कहां थे तुम? मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढती रही। सुशील ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, मुझे कुछ जरूरी काम था। आप चिंता ना करें, अब सब ठीक है। निशा ने सोचा कि वो उससे सीधे सवाल नहीं करेगी, मगर उसने नरमी से पूछा, सुशील, तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? सुशील ने एक पल उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर बोला, मैडम जी, इस शहर में कौन नहीं जानता। उन लोगों को बहुत ताकतवर हैं। यह शब्द नहीं, एक भयावह सच की झलक थे। निशा वर्मा का दिल कह रहा था कि सुशील को छिपा रहा है और यह छुपी हुई बात जरूर मोहित से जुड़ी है। कुछ दिन बाद निशा ने खुद गोदाम में लगी आग की पूरी रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश की। उसे पता चला कि यह आग कोई हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। जिस संदिग्ध व्यक्ति को आग लगने से पहले उस इलाके में देखा गया था, उसकी शक्ल उस तस्वीर वाले आदमी से मिलती थी, मोहित जैसी। इंस्पेक्टर अमित ने सुशील पर नजर रखने का इंतजाम किया। उसने बताया, डॉक्टर साहिबा, सुशील रोज मंदिर तो जाता है, लेकिन रात को वह मंदिर के पास एक पुराने खंडहर में छुपता है और वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलता भी है। निशा ने खुद उस खंडहर का निरीक्षण किया। वहां उसे कुछ पुराने कागजात मिले, फार्मा कंपनी के गैर कानूनी समझौते, काले कारोबार और अंदरूनी संचालन की जानकारी। लेकिन उनमें सबसे चौंकाने वाली चीज एक पुराना खत था जो मिट्टी में दबा मिला। जब निशा वर्मा ने वह खत खोला, उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मोहित, तुम्हें सच छुपाना होगा। यह शब्द पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। क्या मोहित सच में जिंदा है या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? वह सोचने लगी। क्या सीधे फार्मा कंपनी के मालिक से बात करें या पहले सुशील को मजबूर करे कि वह सच बताए? उस रात उसने सुशील को अपने घर बुलाया। जब सुशील कमरे में दाखिल हुआ, निशा ने गोदाम में मिली वह तस्वीर उसके सामने रख दी। कठोर स्वर में पूछा, यह तुम हो सुशील? सच बताओ, तुम कौन हो? सुशील ने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। नरमी से बोला, मैडम जी, कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। निशा को उसके जवाब पर गुस्सा आ गया। सुशील, मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे सच जानने का पूरा अधिकार है। अगर
तुमने अभी कुछ नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सुशील मुस्कुराकर बोला, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले किया तो वह सच आप कभी नहीं जान पाएंगी जो आपके मोहित से जुड़ा हुआ है। एक पल को निशा चुप हो गई। फिर सुशील ने झुककर उसे एक पता दिया। फार्मा कंपनी के मुख्य दफ्तर के तहखाने में एक गुप्त कमरा है जहां सारे गैर कानूनी सबूत छुपाए गए हैं। निशा वर्मा ने तुरंत इंस्पेक्टर अमित को सूचना दी। पुलिस ने रात को वहां छापा मारा। जो मिला वह चौंकाने वाला था। नशीली दवाओं की भारी मात्रा, काले धन के हिसाब किताब, जाली दस्तावेज और उन सभी कागजों में बार बार एक नाम लिखा था, मोहित वर्मा। फार्मा कंपनी के कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर निशा का दिल अब भी बेचैन था। सुशील अब और भी रहस्यमय हो गया था। वो कभी कभी रात भर गायब रहता और सुबह ऐसे लौटता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी बड़े सवाल का जवाब मिल चुका हो। निशा ने एक दिन सुशील से दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने कुछ पूछा नहीं, बस उसे देखा। सुशील खामोश बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसी शाम निशा ने किशन सिंह को कॉल किया। डीएनए टेस्ट के नतीजे कब आएंगे? किशन ने जवाब दिया, 2 दिन में। लेकिन एक बात है, अगर वह वही निकला जिसका तुम्हें शक है तो यह सब कुछ बदल जाएगा। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी रात एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक भारी रबर जैसी आवाज थी। डॉक्टर निशा, आप बहुत होशियार हो चुकी हैं, लेकिन सच के करीब पहुंचने की कीमत चुकानी पड़ती है। सुशील को छोड़ दो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। फोन कट गया। निशा वर्मा की उंगलियां कांपने लगीं। तो यह सब सच है? सुशील कोई आम साधु नहीं है। वह किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह जानती थी, हर रात सुशील मंदिर से निकलकर किसी उजाड़ खंडहर की तरफ जाता है। वहां वह कुछ अजीब लोगों से मिलता है जो दिन में कभी दिखाई नहीं देते। निशा ने फैसला किया, अब वह सुशील का पीछा करेगी। उसने इंस्पेक्टर अमित को कॉल किया और एक योजना बनाई। मैं अब रुकने वाली नहीं, चाहे सच कितना भी खौफनाक हो। लेकिन जो बात डॉक्टर निशा अभी नहीं जानती थी, वह यह कि सुशील कोई और नहीं बल्कि उसका पति मोहित वर्मा था। 2 साल पहले मोहित की मौत एक सड़क हादसे के रूप में दर्ज हुई थी, लेकिन वह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। मोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो एक नामी फार्मा कंपनी के लिए काम करता था। उसे पता चला था कि कंपनी गैर कानूनी दवाओं का व्यापार, मनी लॉन्ड्रिंग और कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। मोहित ने इन काले कारनामों को उजागर करने का फैसला किया, लेकिन कंपनी के गौरव चौहान ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। मोहित किसी तरह बच निकला, लेकिन अपनी और निशा की जान बचाने के लिए उसने अपनी मौत का नाटक किया और गायब हो गया। उसने सुशील नाम का एक नया रूप अपनाया, एक साधु जो मंदिर के बाहर बैठता था और हर दिन दूर से निशा की एक झलक देखता था। वह जानता था कि अगर वह सामने आया तो गौरव न सिर्फ उसे बल्कि निशा को भी खत्म कर देगा। इसलिए उसने चुपचाप रहकर सुशील के वेश में निशा की मदद से गौरव के साम्राज्य की नींव हिलानी शुरू की। एक रात निशा और इंस्पेक्टर अमित ने सुशील का पीछा किया। वह हमेशा की तरह मंदिर से निकला और अंधेरी गलियों में चलने लगा। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे किसी के पीछे होने का एहसास हो। काफी देर बाद वह एक पुराने जले हुए गोदाम के पास रुका। यह वही जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले राहुल की एक जली तस्वीर मिली थी। अमित ने इशारा किया, पीछे से चलो। वह गोदाम के पीछे पहुंचे। वहां सुशील एक लंबे पतले दाढ़ी वाले आदमी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। वे क्या बात कर रहे थे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह आदमी सुशील को एक छोटा पैकेट देकर वहां से गायब हो गया। अमित बोला, मुझे वह पैकेट देखना होगा। सुशील गोदाम के अंदर गया और एक कोने में बैठकर वही पैकेट खोलने लगा। उसमें कुछ तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव थी। निशा और अमित दूर से देख रहे थे। फिर अचानक सुशील ने वह तस्वीरें जला दी। निशा चौंक गई। क्या वह सबूत मिटा रहा है या कुछ छुपाना चाहता है? अमित बोला, अभी कुछ मत बोलो।
शायद वह किसी बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। हमें और सबूत चाहिए। निशा ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन अब वह भीतर ही भीतर मोहित को पहचान चुकी थी। अगली सुबह वह रोज की तरह सुशील से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह हमेशा की तरह खामोश था। एक रात जब सुशील सो गया, निशा ने देखा वह यूएसबी ड्राइव अभी भी उसकी जेब में थी। उसने वह चुपचाप निकाल ली और अपने लैपटॉप में लगाई। ड्राइव में कई फाइलें थीं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीरें और एक वीडियो। निशा की सांसें तेज चलने लगीं, बट उसने हिम्मत की। उसने पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। 2 आदमियों की आवाजें सुनाई दीं। एक आवाज गौरव चौहान की थी, जिसे निशा एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी थी। दूसरी आवाज किसी अनजान व्यक्ति की थी जो किसी खुफिया प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा था। सर, अगर यह फाइल लीक हो गई तो हम सब गए। वो सॉफ्टवेयर वाला बहुत कुछ जानता है। गौरव ने जवाब दिया, फिक्र मत करो, अब वह हमारे रास्ते में नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो सॉफ्टवेयर वाला मोहित था? उसने तस्वीरें खोली। उनमें गौरव और उसके साथी एक गोदाम में नशीले सामान की पैकिंग करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक आखिरी तस्वीर ने उसे हिलाकर रख दिया। उस तस्वीर में एक आदमी खड़ा था। चेहरा धुंधला, मगर उसकी आंखें और चाल मोहित जैसी ही थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था 2022। अब उसने वीडियो प्ले किया। गौरव किसी शख्स से कह रहा था, तुमने जो कहा वह किया, लेकिन याद रखो, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी पत्नी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस शख्स की आवाज आई, मैं वादा करता हूं सब करूंगा, बस मेरी पत्नी को इस सब से दूर रखो। निशा की सांसें रुक गईं। यह आवाज यह तो सुशील की थी, लेकिन वो गौरव से क्यों बात कर रहा था? क्या सुशील ही मोहित है? और अगर हां, तो यह सब क्या है? उसने यूएसबी भी फिर से सुशील की जेब में रख दी। उसका दिल कह रहा था कि सुशील पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर उसकी बातों में ऐसी सच्चाई भी थी जो उसे रोक रही थी। अब साफ हो चुका था, सुशील यानी मोहित गौरव के खिलाफ अंदर से काम कर रहा था। अपनी मौत का नाटक रचाकर वो इस खतरनाक नेटवर्क को अंदर से तोड़ने में लगा था। और अब जबकि निशा सच के करीब आ रही थी, मोहित हर मुमकिन हद तक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर उधर गौरव को भी सुशील पर शक होने लगा था। उसने अपने लोगों को हिदायत दी कि सुशील पर नजर रखो। अगले दिन किशन सिंह का फोन आया। निशा, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, लेकिन फोन पर नहीं बता सकता, फौरन ऑफिस आ जाओ। निशा ने सुशील को कुछ नहीं बताया। जल्दी तैयार होकर किशन के ऑफिस पहुंची। किशन ने एक लिफाफा थमाया। यह नतीजे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, ध्यान से पढ़ना। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, फोन बजा। इंस्पेक्टर अमित की घबराई हुई आवाज थी, निशा, फौरन वहां से निकलो। सुशील को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे लगता है यह गौरव के आदमी हैं। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लिफाफा जेब में रखा और बिना एक पल गंवाए गाड़ी लेकर निकल पड़ी। अब उसे यकीन हो गया था कि सुशील कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका पति मोहित वर्मा ही है। वही मोहित जिसे सबने 2 साल पहले एक हादसे में मरा समझा था। असल में वह जिंदा था और एक खौफनाक साजिश के खिलाफ अकेले लड़ रहा था। गौरव चौहान की फार्मा कंपनी सिर्फ ड्रग्स और काले धन का अड्डा नहीं थी, बल्कि उसने ही मोहित को मारने की कोशिश की थी। लेकिन मोहित बच गया। अपनी मौत का ड्रामा रचाया और गुमनामी में सुशील बनकर मंदिर के बाहर बैठा रहा, सिर्फ निशा को दूर से देखने के लिए। वो जानता था कि अगर सामने आ गया तो गौरव उसे और निशा दोनों को मार देगा। लेकिन अब गौरव को शक हो चुका था। उसने सुशील को अगवा कर लिया और शहर के बाहर एक सुनसान पुराना कारखाना उसका ठिकाना बना। बारिश जोरों की थी, आसमान बिजली से गूंज रहा था। निशा इंस्पेक्टर अमित के साथ वहां पहुंची। अमित ने पिस्तौल निकाला। तुम पीछे रहो, मगर निशा ने मना कर दिया। मुझे सुशील को देखना है, उसे बचाना है। कारखाने के अंदर सुशील एक कुर्सी से बंधा हुआ था। गौरव उसके सामने खड़ा तंजिया हंसी हंस रहा था। तू सोचता था हमें धोखा देगा? बता, असल में है कौन? वही सॉफ्टवेयर वाला ना,
मोहित यानी सुशील चुप रहा, बस गौरव की आंखों में आंखें डालकर देखा जैसे उसकी आत्मा को भेद दिया हो। तभी दरवाजा जोर से खुला। अमित पुलिस टीम के साथ घुस आया, हाथ ऊपर कर। गौरव, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। गुंडों ने हथियार उठाए, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी देखकर पीछे हट गए। निशा दौड़ती हुई सुशील के पास पहुंची, रस्सी खोली और कांपती आवाज में पूछा, सुशील, तुम ठीक हो? सुशील ने उसकी ओर देखा, आंखों में दर्द और सुकून दोनों झलक रहे थे। मैडम जी, आज आपने मुझे बचा लिया। गौरव को हथकड़ी पहनाई गई। अमित ने निशा से कहा, इस शख्स ने जो सबूत दिए, तस्वीरें, यूएसबी, बयान, उसी से यह पूरा नेटवर्क उजागर हुआ है। बाहर बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ हो रहा था। निशा ने जेब से वह लिफाफा निकाला। किशन सिंह ने जो दिया था, कारखाने की सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसने रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था डीएनए मैच 999.9। मोहित वर्मा। उसके हाथ कांपने लगे। सामने वही व्यक्ति खड़ा था। अब वो सुशील नहीं, मोहित वर्मा था। निशा उसके पास गई, उसका हाथ थामा और धीमे से कहा, यह तुम ही हो ना मेरे मोहित? मोहित ने लंबी सांस ली, आंखें नम हो गईं। मैं कभी गया ही नहीं था। हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर तुम्हें देखता था। तुम्हारी एक मुस्कान मुझे जिंदा रखती थी। निशा ने उसे गले लगा लिया। बरसों का दर्द, खौफ और जुदाई उस एक लम्हे में बह गए। कुछ हफ्ते बाद मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों साथ बैठे थे। मोहित अब साफ लिबास में, अपनी असली पहचान में, मगर वह आंखें वही मोहब्बत। निशा ने पूछा, अब क्या? मोहित मुस्कुराया, अब एक नई शुरुआत। इस बार कोई झूठ नहीं, कोई छुपाव नहीं, सिर्फ हम और सच।